हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। आज के बाद आपका साइंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपके साइंस में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में मैं आपको पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो फिर आप लोग बताना, ठीक है। और हां, अगर आप लोग भी 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हो तो फिर ये वीडियो अंत तक देखते रहना, क्योंकि 27 फरवरी को होगा धमाका। आग लगा कर आओगे अगर ये क्वेश्चन तैयार करके जाना, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। 10 दिन से रिसर्च चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में सिलेक्ट किए जाएं, ठीक है। वीडियो को पहले लाइक कर दो, वरना बाद में भूल जाओगे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स के। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बुक के। तो सबसे पहले देखो, पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इन्हें चित्र के द्वारा समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जरूर तैयार करके जाना। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है, इसको फिगर के साथ अच्छे से समझाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फिगर तो बहुत ज्यादा आसान है। ऐसे करके बीच वाला विलंब होता है, प्रकाश की किरण आपतित परावर्तित किरण है, ठीक है। ऐसे ही आपका बहुत ज्यादा आसान होता है। तो पहला हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे बुक का मैं आज आपको बता रहा हूं। पहले फिजिक्स देखो। दूसरा क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस दूरी के बीच एक वस्तु रखी हुई है, किरण आरेख खींचिए, ठीक है। इसका आंसर कहां मिलेगा अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, और आप लोग इसी में देख लो आपने कितना पढ़ा है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, खुद को गेस कर लो आप कितना कर सकते हो। 90% साइंस में ला सकते हो, या 80%, या फिर 70%, या फिर फेल हो जाओगे। इसी वीडियो में सब कुछ पता चल जाएगा। इसमें अगर आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम के पहले आपको तैयार करके ही जाना है। कितना भी आप लोग पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। तीसरा क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। वायु के सापेक्ष कोई द्रव है जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आपका अपवर्तनांक बराबर 1/sin लगा देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रांतिक कोण आपका दिया ही हुआ है। देखो, सारे क्वेश्चंस मैं आज बता दे रहा हूं, आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा बाद में, ठीक है। यही वीडियो है लास्ट साइंस का, और इसके बाद और वीडियो नहीं बनेगा, और केवल आंसर जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सबका आंसर का वीडियो बनेगा बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण चित्र सहित समझाइए। जो दूरदृष्टि दोष होता है उसकी परिभाषा बताना है। दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो, सबसे पहले आप दूरदृष्टि दोष की परिभाषा बताओ, फिर इनके कारण क्या है दूरदृष्टि दोष के, फिर निवारण क्या है, जो निवारण है उसको भी बताना है। तो दूरदृष्टि दोष वेरी इंपॉर्टेंट है, कारण निवारण सब कुछ आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण बताइए। अब आपको निकट दृष्टि दोष भी तैयार कर लेना है। निकट दृष्टि दोष बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों तैयार करके ही जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप तैयार करोगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में 95% 90% ला सकते हो साइंस में। देखो, मेहनत तो करना है। अगर अब नहीं मेहनत करोगे तो आपका समय बीत जाएगा, आप कभी सफल नहीं होंगे लाइफ में। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, क्योंकि सक्सेस खुद कहता है पहले मेहनत तो कर, फिर मैं आपके पास आऊं, ठीक है। तो मेहनत करो, जितना मेहनत हो सके उतना करो, ठीक है। देखो, टॉपर अपना मेहनत कर रहा है, जो टॉपर बनेगा, ठीक है। 5 अब अभी तो सारे अपने आप में टॉपर हैं, मैं ला सकता हूं, मैं 90%, लेकिन पेपर के बाद पता चलता है कौन टॉपर है। मानव नेत्र किसे कहते हैं, तथा इनके प्रमुख भागों का वर्णन करो। मानव नेत्र क्या होता है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन भी करना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर उसी से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है उसकी परिभाषा देनी है, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण के साथ आपको अच्छे से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप तैयार कर लोगे तो समझो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रामबाण है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। बिल्कुल तैयार कर लो, इसी में से ही आएंगे, इसी में से ही आएंगे। पेपर उठा के देख लो, कोई सा भी पेपर आप उठा लो, इसी में से ही क्वेश्चंस आए हैं, चाहे प्रीवियस पेपर, चाहे आप 2020 का, 2021 का, चाहे आप जो पेपर उठा लो,
ठीक है, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 समझो, इसमें लिखा हुआ है ओम का नियम क्या है। ओम का नियम बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, पढ़ा भी रखा है। और इसका सत्यापन, जो सत्यापन विकिरण आरेख खींचकर करना है, आरेख खींचकर आपको अच्छे से सत्यापन करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रेणी क्रम संयोजन की सूत्र का निगमन करो। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये होता है ना श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को एक लाइन में जोड़ना, जैसे स्कूल में लाइन लगाया जाता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो साइंस में ये सारे क्वेश्चन पढ़ लो, इन सबका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, आप समझ लो कितना क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 10 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र का निगमन कीजिए। जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसके सूत्र का निगमन करना है, ठीक है। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर आपको ये सारा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए। 1 किलोवाट घंटा में जूल में बदलिए, या 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है, क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, आप लोग भूलना मत, इसी टाइप से आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज ही कर सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। बायो-सेवार्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवार्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बायो-सेवार्ट का नियम आपको बताना है। जो बायो-सेवार्ट का नियम था, आपको पढ़ा रखा है बायो-सेवार्ट का नियम, वो आपको बताना है बायो-सेवार्ट का नियम, ठीक है। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के जो कुवेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। जो चीज आज मैं आपको बता दे रहा हूं ये बिल्कुल आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम लिखिए। जो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है उसको बताना है। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम आपको बताना है, ठीक है। समझ गए ना, फैराडे के 2 नियम थे, प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम, ठीक है। दूसरे नियम को लेंज का नियम भी कहते हैं, ऐसे करके। 14 फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, एक ना एक जरूर आएगा। फ्लेमिंग के 2 हाथ थे, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों पर नियम बना दिया था, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन बनना तय है 100%, ठीक है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए। जो विद्युत मोटर होता है, विद्युत मोटर, उसका आपको आरेख खींचना है और इसकी सिद्धांत क्रिया विधि भी स्पष्ट करनी है। जो सिद्धांत है और इसकी क्रिया विधि, ये भी आप लोगों को बताना है विद्युत मोटर का, ठीक है। विद्युत मोटर याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन देखो, ये सारे यार इतने बार आए हैं, लगातार वाले क्वेश्चन है जो लगातार आते हैं, ठीक है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र का आरेख खींचकर सिद्धांत क्रिया विधि स्पष्ट कीजिए। वृषों का क्या महत्व, जिसमें उसमें वृष लगा हुआ था उसका क्या महत्व है। तो यहां आपको विद्युत जनित्र के बारे में बताना है। जो विद्युत जनित्र होता है, विद्युत जनित्र का आप लोगों को अच्छे से किरण आरेख खींचना है, सिद्धांत लिखना है, क्रिया विधि लिखना है, सारी चीजों को लिखना है। फिर आप लोगों को उसमें वृष लगे हुए थे उनका क्या अर्थ होता है ये भी बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन है ओजोन क्या है। जो ओजोन होता है, ओजोन वो क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये 17 क्वेश्चन है फिजिक्स के। फिजिक्स के 17 क्वेश्चन हैं। ये 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, मतलब इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तय हैं और उतना ही आता भी है, ठीक है। इसमें से ही आएगा, तो आप लोग ये सारा तैयार कर लेना। फिजिक्स के ये हमारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप तैयार करके जाओगे ना तो ये मैं कह देता हूं कि इसी में से ही आएगा, ठीक है। ये हमारा है फिजिक्स। अब हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। अब बच्चों हमारा आ गया केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने फिजिक्स के पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, 17 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब केमिस्ट्री 18 से ऊष्मा छेपी जिसे दहन कहा जाता है। ऊष्मा छेपी जिसे क्या कहा जाता है, दहन। दहन मतलब होता है जलना, ठीक है। ऊष्मा छेपी का मतलब होता है ऊष्मा का बाहर निकलना। जब आग लगता है ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना, क्योंकि उससे हमें क्या मिलता है, ताप मिलता है हमें उससे, देखते हो ना। और ऊष्मा शोषी जिससे ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है। अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर से है, सभी को पता होगा, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि ऊष्मा छेपी जिसे दहन कहा जाता है एवं ऊष्मा शोषी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा का अवशोषण करता है, का आपको अर्थ बताना है, परिभाषा बताना तथा उदाहरण, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बताना है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग ये रेडॉक्स अभिक्रिया जरूर तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, ठीक है। अगला है, निम्न को परिभाषित कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए। कौन कौन सी चीज है? पहला है संक्षारण, संक्षारण को परिभाषित करना है। दूसरा है विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है। संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों तैयार कर लेना है, इन दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना है, जो हमारा संक्षारण होता है और विकृत गंधिता होता है, क्योंकि ये दोनों अगर आएगा ना तो एक साथ दोनों आएगा, संक्षारण भी आपका आएगा और विकृत गंधिता भी आएगा, तो इसलिए आप लोग तैयार करना तो दोनों तैयार करना, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित होना, विकृत गंधिता का मतलब होता है ज्यादा दिन कोई रखा रहता है तो गंधिता गंध आने लगती है, बस बहुत ज्यादा आसान है। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रकार भी बताना है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, ठीक है। और फिर जैसे हमारा N2 है प्लस H2 बराबर 2NH, ठीक है। ऐसा रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन 22, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं, उस अभिक्रिया को बताना था। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा देना है अच्छे से और इसका उदाहरण, रिएक्शन सब कुछ लिखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जो जो क्वेश्चन आज मैं बता दे रहा हूं वो बिल्कुल तैयार करके ही जाना, ये आज मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोगों को दिया जाएगा, पहले वो क्वेश्चन समझ लो, पूरे बुक से क्वेश्चन समझ लो आपको कौन कौन सा तैयार करना है, फिर आप लोगों को इसका आंसर तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, जो अम्ल होता है अर्थात एसिड, बेस यानी कि क्षार एवं लवण यानी कि साल्ट की परिभाषा तथा उदाहरण दीजिए, ठीक है। जो अम्ल होता है, क्षार होता है एवं लवण होता है, उसकी परिभाषा, उदाहरण सब कुछ लिखना है। अम्ल की परिभाषा, क्षार की परिभाषा और लवण की, और आप लोग एक काम करना, इसकी परिभाषा उदाहरण जरूर तैयार कर लेना, ये आएगा ना तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अगला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र क्या है? जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका अणुसूत्र क्या है और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भी लिखिए, ठीक है। ये आएगा तो बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 7 नंबर देखे जाएगा, तो आज ही बता दे रहा हूं, तैयार कर लो, मेहनत कर लो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं तैयार कर लो, ठीक है। साइंस में अगर धमाका करना है ना तो ये सीक्रेट है, ये टॉपर समझ लो यही तैयार करके जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने पढ़ा ही रखा है, ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो फिर क्या रह जाएगा, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल सभी मैं आपको बता दूंगा, वो तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल भी खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस भी सारा खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तैयार करो स्मार्ट तरीके से, मेहनत कम करना पड़े और नंबर ज्यादा आए, ये होता है ट्रिक, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास समय कम है, कम समय में ज्यादा तैयारी करना होगा। अगला देखो 25, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, उसके रासायनिक तथा भौतिक गुण, ठीक है। जो व्यंजक चूर्ण होता है उसको बनाने की विधि भी बताना है, जो बनाने की विधि है उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण सब कुछ बताना है। व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण आपको बताना है। अगला है 26 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसकी परिभाषा लिखनी है, इन्हें बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है, इनको बनाने की विधि, इनका उपयोग सब कुछ बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन में व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आते हैं और इनको बनाने की विधि, उपयोग ये सब लिखना पड़ता है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण और अणुसूत्र, रासायनिक नाम सब कुछ लिखना पड़ता है, क्योंकि जब सब कुछ लिखोगे तभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और तभी आपको फुल नंबर देगा एग्जामिनर, वरना फुल नंबर नहीं देगा, ठीक है। 2 पेज में, 1 पेज में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, लिखा हुआ है कि अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। जो अयस्क होते हैं व खनिज होते हैं, इन दोनों को परिभाषित करना है और अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखिए। जो अयस्क और खनिज में क्या अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। पहले तो अयस्क और खनिज की परिभाषा लिखनी है, अच्छे से परिभाषित करो, फिर अयस्क तथा खनिज में आप लोगों को अंतर भी बताना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये भी आप लोगों को बताना है। अगला है भर्जन तथा निष्ठापन की परिभाषा लिखिए। जो भर्जन होता है और निष्ठापन होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है, भर्जन और निष्ठापन की, और इनका उदाहरण और सब कुछ बताना है, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है ना ये सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं आज। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? दो अनुप्रयोग लिखिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? जिसे हम लोग धातुओं की सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपको परिभाषा, उदाहरण, अनुप्रयोग सब कुछ देना है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगर आप ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन तैयार कर लोगे ना, तो फिर आप केमिस्ट्री का किंग हो जाओगे, और आप सारा तैयार कर लोगे तो साइंस का किंग हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोग ये सारा तैयार करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम या संगठन नाम लिखना है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर के दो प्रमुख, आप लोगों को मिश्र धातुओं के नाम, संगठन सब कुछ बताना है, ठीक है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान मात्रा में समांगी मिश्रण, ठीक है। अगला है 31, समजातीय श्रेणी क्या है और इनके उदाहरण तथा उदाहरण के साथ समझाना है। समजातीय श्रेणी, जिनके जाति समान होते हैं। अगर अल्कोहल समूह के हैं तो सारे अल्कोहल समूह के, अगर एल्केन समूह के हैं तो सारे अल्कोहल समूह के, अगर आपका एल्डिहाइड समूह है तो सारे एल्डिहाइड समूह के हों, ठीक है। ये होता है समजातीय, जिनकी जाति समान हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। 32 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित समझाइए। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की परिभाषा भी देना है, ठीक है, परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सामान्य सूत्र सभी को बताया कि नहीं? एल्केन का होता है CnH2n+2। देखो ध्यान से समझना, अगर आपको एल्केन का याद है ना, पहले का एल्केन का, तो एल्कीन का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें क्या करो, इसमें आप लोग ये दो हटा दो, CnH2n और बस, और फिर एल्कीन में 2 माइनस कर दो, CnH2n-2। देखो इसमें 2 प्लस हुआ, इसमें 2 हट गए, इसमें 2 माइनस हुआ, मतलब पहले 2 प्लस था, फिर 0 हो गया, फिर 2 माइनस। देखो आपको एक निर्देशांक पढ़ा होगा, जैसे 0 से इधर जाओगे प्लस, इधर जाओगे माइनस, तो वही वाला सेम प्रोसेस है। ये हमारा एल्केन का सूत्र है, एल्कीन का, ये एल्काइन का, ठीक है। अगला, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएं? एक रिएक्शन मैंने ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाया जाता है। एथिलीन, ठीक है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। अगला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने कई बार पढ़ा भी रखा है, कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो साबुनीकरण होता है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, क्योंकि साबुनीकरण आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। आपको साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, साबुन बनाने की विधि, इसके रिएक्शन, ठीक है। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एस्टरीकरण होता है, एस्टरीकरण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही करके जाना है। 37 नंबर क्वेश्चन है, निर्जलीकरण, स्मिट रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया, किण्वन, इन तीनों पर टिप्पणी लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों पर टिप्पणी तैयार करना। छोटे छोटे रिएक्शन है, निर्जलीकरण, स्मिट रिएक्शन एंड किण्वन, ठीक है, ये तैयार रखना। ये सारे बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे केमिस्ट्री के अभी तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे केमिस्ट्री के, जो हमारा 36 नंबर। अब हमारा 37 नंबर और 38 से हमारे स्टार्ट क्या होते हैं बच्चों, आप लोगों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी। कितने लोगों का बायोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर आप बायो लोगे या मैथ लोगे, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो आपको तैयारी करना है। कॉमर्स लोगे, आर्ट साइड से कोई भी आपको लेना है, वो कमेंट करना। 38, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसकी व्याख्या करनी है। मेंडलीव जी का जो आवर्त नियम है ना, आवर्त नियम दिया था, उसकी व्याख्या अच्छे से करनी है, ठीक है। अभी हमारे ये केमिस्ट्री के हैं, सॉरी अभी हमारे केमिस्ट्री के ही हैं। बायोलॉजी अभी यहां से आपका स्टार्ट होगा 41 नंबर से, यहां से बायोलॉजी यहां से होगा, ठीक है। अभी हमारे केमिस्ट्री ही चल रहे हैं। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं लिखिए। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 विशेषताएं, मेंडलीव तथा दीर्घाकार आवर्त सारणी में अंतर। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन तक हमारा क्या चला, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2020, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, बायोलॉजी के जो टॉपिक हैं उसको देख लो। मैं बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक मैं आपको बायोलॉजी का बताऊंगा।
41 नंबर, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर तथा लसिका में, धमनी तथा शिरा में, जाइलम तथा फ्लोएम में, इन टाइप के अंतर आते ही। ये तीन तो जरूर तैयार कर लेना। एक है रुधिर तथा लसिका, एक जाइलम तथा फ्लोएम, एक है आपका धमनी तथा शिरा। इन तीनों में अंतर आता है, तो मैं सारे को नहीं लिखा हूं, लेकिन इन तीनों को तैयार कर लेना। ये मैंने केवल एक रखा है, जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रुधिर तथा लसिका में अंतर। 42, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पूरी प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करो। पाचन तंत्र के बारे में बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरी तरह से समझाना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, आई होप जब मैंने पेपर दिया था तो यही क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन में बायोलॉजी का, मुझे याद है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आसान था। वैसे अगर आपने बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा होगा तो पहले यही टॉपिक पढ़ा होगा, पहले ही चैप्टर में। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, क्रियाविधि तथा सचित्र वर्णन करो। जो मानव के हृदय की आंतरिक संरचना होती है उसकी क्रियाविधि तथा उसका सचित्र वर्णन भी करना है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या समझते हो? उत्सर्जन तंत्र, जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के जो मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं और क्रियाविधि भी लिखिए। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग भी बताना है और इनकी क्रियाविधि भी बताना है। ठीक है, जो हमारा उत्सर्जन है, उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन से आप क्या समझते हो? अगला है 46 नंबर, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? छोटे परिवार का महत्व भी बताना है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि परिवार नियोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, तो परिवार नियोजन पर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, नर तथा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। नर तथा मादा जनन तंत्र का आपको सचित्र वर्णन करना है अच्छे से, नर तथा मादा जनन तंत्र का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोधक की विधियां कौन सी है? गर्भ को रोकने की विधियां कौन सी है जो गर्भ निरोधक के काम आती हैं? ठीक है, 49 नंबर, मेंडलीफ के नियम लिखिए। मेंडलीफ के 3 नियम थे, कौन कौन से हैं मैंने बता रखा था एक एक करके, लेकिन पढ़ा भी रखा हूं। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविहुवन का नियम, ये तीनों नियम है इनका। ठीक है, तीनों तैयार कर लेना। लिंग निर्धारण, ये 50 नंबर टॉपिक है। बस ज्यादा नहीं, मैं आपको 50 ही टॉपिक बताने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर ये 50 ही टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। ये 50 ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सारे को तैयार करके जाना है। 95%, 90% अगर हिट करना है तो ये पूरे बुक के आपके क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। इसका आंसर आप लोगों को चाहिए तो इसका आंसर मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में लाने वाला हूं, एक एक वीडियो करके 2-3 वीडियो में ले आऊंगा। और सेकंड बात, अगर आपको फुल चैप्टर इन वन वीडियो में मैंने सारे को पढ़ा रखा है, पहले चैप्टर का फुल चैप्टर वीडियो, दूसरे में 30-30, 40-40 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म है, वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इसी चैनल पर है, आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा फुल चैप्टर इन वन वीडियो साइंस के सारे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो, सारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नाम सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।